बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 16वें वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंची हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। टीम पहुंची है, सीएम धामी के साथ बैठक भी करेगी। अनुदान और वित्त सहायता पर इस बैठक में चर्चा होनी है। आयोग के सामने अपने प्रस्ताव रखेगी सरकार। अनुदान और वित्त सहायता के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। बद्री केदार के भी वित्त आयोग की टीम जो है देखिए पहुंची हुई है। इस दौरान प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर आपको जानकारी दे दी कि ये बैठक जो है थोड़ी देर में होनी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। प्रतिनिधि मंडल का अभिनंदन भी किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया के नेतृत्व में ये टीम पहुंची हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टीम सीएम धामी के साथ चर्चा भी करेगी। अनुदान और वित्त सहायता पर चर्चा होनी है। आयोग के सामने अपने प्रस्ताव सरकार रखेगी। अनुदान और वित्त सहायता के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। बद्री केदार के भी प्रस्ताव देखिए जो है रखे जाएंगे। सीएम धामी के साथ बैठक होनी है और इस बैठक में कई फैसले भी लिए जाएंगे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी आपको ये भी दे दे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होने वाली बैठक में राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव को रखेगी। इसके बाद वित्त आयोग नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे, वहीं मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। और जानकारी आपको ये भी दे दे कि मुख्य वित्त सचिव भी मौजूद रहेंगे, दिलीप भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ वित्त विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अनुदान और वित्त सहायता पर इस बैठक में चर्चा होनी है। बद्री धाम और केदारनाथ धाम पर भी वित्त आयोग की टीम जो है देखिए पहुंची हुई है। इस पर भी चर्चा होनी है। 16वें वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड के दौरे के दौरान आपको जानकारी दे दे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी जाएगी। दोनों धामों से लौटकर पर्यटन की संभावनाओं और चुनौतियों पर बैठक करेगी। और इस बैठक में चर्चा होनी है कि चारधाम यात्रा में क्या कुछ दिक्कतें जो है वो निकलकर सामने आई है। चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की और बेहतर ढंग से यात्रा हो सके, इसके लिए यात्रियों को क्या कुछ सुविधा दी जाए, तो इस पर भी चर्चा होगी। इसके बाद आपको जानकारी ये भी दे दे कि बुधवार को पर्यटन व व्यापार प्रतिनिधियों के साथ फिर से एक बैठक होगी। तो अनुदान और वित्त सहायता पर देखिए आज प्रस्ताव भी रखा जाएगा। आयोग के सामने अपने प्रस्ताव को सरकार रखेगी। 16वें वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंच चुकी है और ये चर्चा जो है बस थोड़ी देर में होगी। सीएम धामी के साथ अनुदान और वित्त सहायता पर आज चर्चा होनी है। आयोग के प्रस्ताव के सामने सरकार भी प्रस्ताव अपना रखेगी। अनुदान और वित्त सहायता के प्रस्ताव रखे जाएंगे। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि टीम तो फिलहाल पहुंच चुकी है, क्या बैठक चल रही है या फिर अभी वक्त है? जी सिमरन, मैं आपको बता दूं कि 16वें वित्त आयोग की जो टीम उत्तराखंड पहुंची है, काफी अहम इनका ये दौरा माना जा रहा है। तो जिसको लेकर आज उत्तराखंड सरकार ने कई सारे प्रस्ताव पेश किए हैं वित्त आयोग के सामने और इसी से सिमरन तय होगा कि उत्तराखंड केंद्र से कितना अनुदान मिलेगा योजनाओं को लेकर। और ये टीम बद्री केदार भी जाएगी। जैसे ही बद्रीनाथ एयरपोर्ट पहुंची तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने वित्त टीम का स्वागत किया। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर टीम पहुंची, वहां पर सीएम ने उनका स्वागत किया। और फिलहाल मीटिंग चली है, 1 घंटे की मीटिंग रही है। इस मीटिंग में उत्तराखंड सरकार ने कई वित्तीय यहाँ पर अपने प्रस्ताव पेश किए, जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, सहमति बनी है। और थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वित्त आयोग ने किन किन प्रस्तावों को उत्तराखंड को तरजीह दी है, उनको स्वीकृति दी है, सहमति प्रदान की है। तो आज का दिन उत्तराखंड के लिए आर्थिक मोर्चे को दृष्टिगत रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। रजनीश, ये भी बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाने के बाद टीम जो है बुधवार को भी एक बैठक करेगी, जिसमें पर्यटन या व्यापारियों प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होगी। इसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? आपको बता दूं जी, आज जो वित्त आयोग की टीम पहुंची है, पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी बैठक हुई। उसके बाद राज्य सरकार ने कई अपने प्रपोजल को प्रस्ताव रखे हैं टीम के सामने जी। और उन प्रस्ताव पर एक सहमति भी बनी है। इसकी थोड़ी देर में ब्रीफिंग हो रही है मीडिया में, बताया जाएगा कि किन किन प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि
और जो अन्य लोग हैं उसके साथ वित्त आयोग की ग्राउंड रियलिटी करने के लिए भी एक बैठक का दौर चलना है, जो आज ही बैठक होगी। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, संख्या की बात की जाए तो 9 लाख के पार ये आंकड़े जो है वो जा चुके हैं। 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के लिए अभी तक दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है 30 अप्रैल से हालांकि हो चुकी है, लेकिन लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना करने के लिए काफी उत्साहित भी होते हुए भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या जो है 9 लाख के पार पहुंच चुकी है और अभी तक 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने केदारनाथ करने के दर्शन करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है देखिए ऑफलाइन भी किए जा रहे हैं, ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं और बढ़ते संख्या को देखते हुए धामी सरकार जो है अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए नजर आई है कि चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह उत्साह श्रद्धालुओं में बढ़ रहा है, यात्रियों में बढ़ रहा है, तो उनके उत्साह में किसी भी तरह की कमी ना रहे, यानी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी भी तरह की कमी ना हो, इसे भी प्रशासन देखता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी देखिए ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बात अगर सिर्फ केदारनाथ धाम की जाए तो केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए तकरीबन 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने अभी तक बताया जा रहा है कि दर्शन किए हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार कराए जा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी हम दे दें, चारधाम यात्रा को लेकर कई गाइडलाइन जो है वो भी जारी की गई है, जिससे यात्रियों को फॉलो भी करना है। उन्हें अपना आधार कार्ड ले जाना है और अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा जो है वो भी श्रद्धालुओं को दी गई है। तो तमाम इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। ये तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं महादेव के जयकारों के साथ जो है कपाट खुले थे और तब से अभी तक ये आंकड़े तकरीबन 9 लाख पहुंच चुके हैं। 9 लाख श्रद्धालु जो है अभी तक दर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अभी बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो और बढ़ रही है। हालांकि मौसम में भी उत्तराखंड में लगातार मौसम में परिवर्तन जो है वो भी दर्ज किया जा रहा है। इसे भी देखते हुए एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है और अपील भी किया गया है कि अगर मौसम में परिवर्तन किया जाए तो आप कोशिश करिए कि अपनी यात्रा को कुछ दिन के लिए टाल दें। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि यात्रियों की यात्रा जो है, श्रद्धालुओं की जो आस्था है, उसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है और पूरे 6 महीने का इंतज़ार जो है हर कोई भक्त करता है। महादेव के भक्त जो है 9 महीने का बाकायदा इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जब कपाट खुलते हैं तो उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की संख्या जो है चौगुनी हो जाती है और हर कोई चाहता है कि वो चारधाम यात्रा पहुँचे और पूजा अर्चना करे, दर्शन करे और आशीर्वाद जो है भगवान से प्राप्त करे। तो ये भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ है जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और संख्या का अगर देखिए जिक्र करें तो करीब 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में अभी तक दर्शन कर लिए हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने वाली है। बात अगर देखिए सुविधाओं की जाए कि किस तरह प्रशासन की तरफ से यात्रियों को देखते हुए सुविधाएं दी जा रही है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो भी बेहतर दी जा रही हैं और अब पीने के पानी के इंतज़ाम जो है जगह जगह पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई तकलीफ जो है श्रद्धालुओं को ना उठानी पड़े। हमारे साथ सहयोगी मदन सिंह जुड़ गए हैं देहरादून से। रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जितना अनुमान देखिए सरकार की तरफ से लगाया गया था आंकड़ों को लेकर, ये आंकड़े जो है वो लगातार पार हो रहे हैं। 9 लाख के आंकड़े जो है पार हो चुके हैं, अभी तक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। जी सिमरन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनका डेटा 27 लाख पार कर गया था, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा चारधाम यात्रा में। तो शुरुआती दौर में हालांकि थोड़ी धीमी रफ्तार पकड़ी चारधाम यात्रा ने, लेकिन उसके बाद इस समय फुल फ्लेज चारधाम यात्रा चल रही है, अपनी पुरानी रौनक पे लौट आई है और दूर दूर के श्रद्धालु देश के कोने कोने से चारधाम यात्रा पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी अपनी कमर कसी हुई, जो पहले से तैयारियां की गई थी उसके अनुरूप ही यात्रा की पहले से सारी यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी चेक की गई थी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद 5 बार जाकर मौके का इंस्पेक्शन करने के साथ साथ डायरेक्ट अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि चारधाम यात्रियों को असुविधा ना हो। तो इस समय जो स्थिति चल रही है, सबसे ज्यादा सिमरन में आपको बताऊं कि बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहां पर बीच में चूंकि आपको भी पता है कि खच्चर का संचालन रुक गया था। अब खच्चरों का संचालन भी हो रहा है, हेलीकॉप्टर की शॉटी भी लग रही है और इस समय श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, और देखिए अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में ये आंकड़े जो है और बढ़ सकते हैं। रजनीश, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि देखिए खच्चरों पर जो प्रतिबंध लगा था उसे एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, यानी जो यात्री जो श्रद्धालु जो है वो घोड़े खच्चर का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए तो वो कर सकते हैं। इसे लेकर कोई संख्या बताई जा रही है क्या? देखिए फिलहाल जो सरकारी आंकड़ा उसके अनुसार 5,500 घोड़ा खच्चर पर डे केदार घाटी में संचालन कर रहे हैं। इस हिसाब से देखिए तो जो श्रद्धालु की जो संख्या है वो कुछ इस बार पैदल में भी जोश दिख रहा है यात्रा में जी। तो मैक्सिमम श्रद्धालु चॉपर्स में चूंकि पहले से जिनकी बुकिंग है वही जा पा रहे हैं और एक एविएशन के बीच में प्रतिबंध भी लगा, क्योंकि जो हादसे हुए तो उनकी शॉर्टेज कैंसिल हुई, तब उन्होंने उसका रुख किया खच्चरों का और पैदल यात्रा का। रजनीश, बिल्कुल देखिए लोग जो है पैदल भी अब यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश, आप मुझे जल्दी से ये भी जानकारी दीजिएगा कि प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन जो है वो दर्ज किया जा रहा है। बदलते मौसम को देखते हुए क्या कोई अभी तक एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की गई है क्या यात्रियों के लिए? रजनीश, आप पल पल बदलता है मौसम, उस स्थिति में जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर जो अंकित किया, तो उस पे यहाँ का मौसम विभाग अलर्ट का मैसेज टेक्स्ट करता है। इसके अलावा एडवाइजरी ये है कि जो भी गदारे हैं या जहाँ से वाटरफॉल होता है तो जब बारिश हो तो उन सब जगहों से बच जाए, उस जगह कोई भी यात्री ना खड़ा हो, ना उस समय यात्रा का संचालन करे। तो जो भी सुरक्षित स्थान है, कवर्ड स्पेस है, वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाए और यात्रा खराब मौसम में ना करें। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी यात्री आ रहे हैं जिनकी केस स्टडी ऐसी है कि हार्ट पेशेंट है, बीपी मरीज है, वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही यात्रा करें। इसके अलावा जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ पर भी डॉक्टर्स की टीम बिल्कुल रजनीश, तो तमाम सुविधाएं जो है प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज जो है, एक बार फिर से बदलेगा मौसम में, एक बार फिर से परिवर्तन होना है। उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों में बरसेंगे बादल। अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा, एक बार फिर से बारिश दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने हालांकि देखिए पहले से ही चेता दिया था कि 19 मई तक यानी आज तक जो है मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि अनुमान ये जरूर लगाया जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में मौसम बदल सकता है, बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो 37 ये तापमान जो है वो रह सकते हैं। उत्तरकाशी में भी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन के लिए यह अलर्ट जो है जारी किया गया है। अगले 2 दिन में मौसम एक बार फिर से परिवर्तित होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जोशीमठ से है, जहां मौसम के बदलते का मिजाज जो है नजर आ रहा है। मौसम बदल सकता है, झमाझम बारिश हो सकती है, तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली कड़कड़ाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ जोशीमठ क्षेत्र में चारों तरफ कोहरा जो है वो नजर आया है। तो देखिए मौसम में परिवर्तन जो है वो दर्ज किया गया है। झमाझम बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी बारिश जो है दर्ज की गई है। मौसम बदला है, लोग जो है राहत की सांस भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये बेमौसम बारिश जो है लोगों को परेशान भी करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए झमाझम बारिश से शुरुआत हो चुकी है जोशीमठ में। यात्री जो लगातार पहुंच रहे हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना जो है हालांकि करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चूंकि पहले ही चेता दिया है कि आने वाले 2 दिन में बारिश जो है उत्तराखंड में कई जिलों में दर्ज की जाएगी।
तो बदला है मौसम का मिजाज। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां झमाझम बारिश हुई है और बारिश के चलते काफ़ी परेशानियां भी यात्रियों को झेलनी पड़ी है। खासकर अगर यात्रियों का देखिए जिक्र करें तो यात्री जो है वो काफ़ी परेशान होते हुए भी नज़र आए हैं। जोशीमठ क्षेत्र में चारों तरफ कोहरा नज़र आया है, जिससे विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम रही। वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चलाने में उन्हें दिक्कत जो है महसूस करनी पड़ी है। हालांकि अभी मौसम जो है वो सामान्य बना हुआ है। बादल जो है अभी छाए नहीं हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही चेताया है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश जो है उत्तराखंड के तमाम ज़िलों में दर्ज की जाएगी। ये तस्वीरें आप जोशीमठ से देख रहे हैं, जहां सुबह होते ही झमाझम बारिश से दिन की शुरुआत हुई है। तो मौसम एक बार फिर से बदला है और बदलते मौसम के साथ लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं वो भी झेलनी पड़ी है। चूँकि देखिए पहाड़ी इलाका है और ऐसे में झमाझम बारिश होने की वजह से लोग जो है अपने व्यापार के लिए भी, दुकानों के लिए भी बाहर नहीं निकल पाए और यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना जो है करना पड़ा है। तो मौसम जो है आने वाले सप्ताह में ऐसे ही रहने वाला है। इसे लेकर पहले ही येलो अलर्ट जारी किया गया है और चेताया ये भी जा रहा है कि जो यात्री हैं, जो चारधाम यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम में परिवर्तन जो है लगातार जारी है, तो ऐसे में यात्रा करने से परहेज करें। कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा को ज़रूर टाल दें। जब मौसम सही हो जाए, मौसम सामान्य हो जाए, तभी यात्रा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। तो मौसम को लेकर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से जोशीमठ के तमाम इलाकों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना परिवर्तन दर्ज किया गया। बारिश झमाझम हुई है और इस बारिश की वजह से व्यापारियों को खासा परेशानी झेलनी पड़ी है। व्यापारियों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। चारों तरफ घना बादल जो है वो छाया रहा, जिससे पहाड़ों पर वाहन चालकों को भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। वाहन चलाने में उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वाहन में बैठकर यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। आज सारा दिन मौसम जो है ऐसा ही बना रहेगा। झमाझम बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई है जोशीमठ में, लेकिन दिन ढलते ढलते बारिश जो है of 45%, and that weight has varied between 45 to almost 62.5% for the last 4 or 5 commissions, and so that tells you that there is a very strong kind of objective that the finance commissions have generally pursued, objective of equity, equalizing the capacity to raise your tax revenues. So that's income distance. Then there is area. What is your area in the total area of the country? And the larger the area, the larger the devolution. And the idea there is that if the area is too large, then the cost of provision of public services rises. Roads have to be built on a larger area. Your communication, everything, electricity, lights, poles, etc. have to be put out on a larger area and so forth. So there is area also. So 15% Fifteenth Finance Commission had devolved 15% of its divisible pool, state share in the divisible pool based on the area. Forest cover is another one, on the assumption that forest and ecology create benefits for the entire country. And also to some degree that the larger the forest area, the less the land area available to that state for other uses. So there is a cost to having forest also for the state itself. So forest cover was given a weight of 10%. Then tax effort. There is also sometimes some finance commissions have felt that for efficiency purposes we should also give some consideration to what kind of effort each state is making to raise its own tax revenues as opposed to the capacity to raise taxes, and that effort is rewarded also, and that was 2.5% weight. So 15, 12.5, 45, 15, 10, 2.5, that added up to 100. So that was the 15th Finance Commission.
As against that, what does Uttarakhand recommend? For population, Uttarakhand says 15%. On the TFR, Uttarakhand says that no, do not use that variable, do not use total fertility rate as a criterion for horizontal devolution. So the Uttarakhand's recommendation is to do away with that criterion. Income distance, Uttarakhand reduces the weight from 45 to 40%. On area, Uttarakhand says increase that from 15 to 20%. On forest cover, Uttarakhand has a major recommendation saying that increase that from 10% to 20%. So its recommendation is to double the weight of the forest area. On tax effort, it keeps 2.5% at 2.5%, and then it. तो आप सुन रहे थे, वित्त आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और आज बस थोड़ी देर बाद सरकार भी अपना प्रस्ताव जो है वो सामने रखेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।